Hello friends, welcome to our YouTube channel The MedQuanta. So in previous video we have discussed the lungs. हमने ये डायग्राम डिस्कस किया था लंग्स के रिगार्डिंग और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लंग्स के वो डिस्कस किए थे और मीडियास्टिनम क्या होता है वो डिस्कस करा था और थोरेसिक कैविटी डिस्कस की थी. सो बिफोर स्टार्टिंग द फर्दर पॉइंट्स ऑफ लंग्स मैं आप लोगों से एल्वियोलाई के रिगार्डिंग एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि मेरे वीडियो में रह गया था लास्ट टाइम. वो ये है कि जो एल्वियोलाई की डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है ना, इसके पार्ट्स तो हमने डिस्कस कर लिए थे कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज अलॉन्ग विथ एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज. पर जो इसका विड्थ था ना ये मेंशन करना भूल गई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये एमसीक्यू में आपको कंफ्यूज करते हैं जो एग्जामिनर्स होते हैं ना. और ये एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है ना उसका पार्ट है. जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें ये मेंशन नहीं किया हुआ है. तो एग्जामिनर क्या करेगा 0.2 दे देगा, 0.02 दे देगा, फिर यूनिट में कंफ्यूज करेगा कि था कि सेंटीमीटर था या फिर क्या था. फाइन. तो आप लोगों के लिए ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. अगेन ये नया डायग्राम बना दिया. सो प्लीज़ जब आप एल्वियोलाई का प्रीवियस वीडियो देखें तो एक बार इसको भी कंसिडरेशन में ले लेना. और मैंने जो डिस्क्रिप्शन नोट्स होते हैं उनमें ये वाला पेज भी ऐड कर दिया है. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ लंग्स. आई होप आप लोगों ने लंग्स का लास्ट वीडियो देखा होगा. अगर नहीं देखा है एंड समवन इज न्यू टू दिस वीडियो देन प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट एंड बिकॉज दिस वीडियो इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन विद द प्रीवियस वीडियो. ठीक है. तो हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करे थे प्रीवियस वीडियो में. Mediastinum, lungs. Now today we are going to discuss the membranes of lungs. जो लंग होता है ये ऑर्गन है, इसके जो सराउंडिंग में जो दो मेम्ब्रेन होती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोटेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस विद देम. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो होती है मीजोडर्मल इन ओरिजिन. ठीक है. तो अब जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो उसमें दो लेयर्स होती है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच लंग इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन. ठीक है. अब जो आउटर प्लूरा होती है इट इज नोन एज पेराइटल प्लूरा और आउटर प्लूरा इज अटैच टू इनर सरफेस ऑफ रिब्स और थोरेसिक लाइनिंग. ठीक है. अब ऐसा इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको ये डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करती हूँ. पहले हम इनर प्लूरा पे या विसरल प्लूरा पे चलते हैं. अब जो विसरल प्लूरा होती है इट रिमेन्स इन क्लोज कंटैक्ट विथ आउटर सरफेस ऑफ लंग. अब फॉर एग्जाम्पल लेट मी चेंज द पेन. फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेकिया है, ये हमारे प्राइमरी ब्रोंकस थे एंटरिंग ईच लंग. ठीक है. डिवाइडेड द लेवल ऑफ T5 वर्टिब्रे. अब ये जो लंग था लाइक दिस. ठीक है. अब इस लंग के जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है लंग के साथ या फिर विसरा के साथ इसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा. ठीक है. और जो इनर सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में होती है बेसिकली जैसे इनर सरफेस तो हमने बोला है फॉर रिब्स बिकॉज जो रिब्स होगी वो कैसे होगी लाइक दिस. थोड़े से केज बनाएगी अराउंड द लंग. ठीक है. तो जो प्लूरा इनर सरफेस ऑफ रिब को लाइन करेगी तो इसका मतलब वो आउटर सरफेस ऑफ लंग को लाइन कर रही है. आ रही है बात समझ में. ऐसे जैसे ये लंग है हमारा, उसके बाद ये हमारी हो गई विसरल प्लूरा जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है लंग्स के साथ. और विसरल प्लूरा के बाहर होती है हमारी पेराइटल प्लूरा. तो जो पेराइटल प्लूरा होती है ना वो होती है आउटर सरफेस ऑफ लंग पे. ठीक है. आउटर सरफेस ऑफ लंग पे होती है पेराइटल प्लूरा पर इनर सरफेस ऑफ रिब पे होती है. आई होप आई एम क्लियर विथ माई पॉइंट. ठीक है. स्टिल अगर नहीं आया समझ में देन डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन. आई विल क्लियर एंड रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू. फाइन. नाउ द नैरो स्पेस बिटवीन बोथ दीज प्लूरल मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी and is filled with pleural fluid.
अब हम इस लाइन से ये कहना चाहते हैं कि जो नैरो स्पेस होती है ना, जैसे ये वाली है पेराइटल प्लूरा, ठीक है, और ये अंदर वाली है विसरल प्लूरा, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा ना, इट इज़ फिल्ड विथ व्हाट, इट इज़ नोन एज प्लूरल कैविटी एंड इट इज़ फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड। अब प्लूरल फ्लूइड क्या होता है? जो प्लूरल फ्लूइड होता है ना, इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि जैसे ये दो मेम्ब्रेन्स हैं, अगर इनके बीच में अगर कोई जिलेटिनस या फिर फ्लूइडी सब्सटेंस नहीं होगा तो ये एक दूसरे के ऊपर रब करेगी, और एक दूसरे के ऊपर जब ये रब करेगी देन यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स है वो डैमेज हो सकती है। तो बेसिकली जो प्लूरल फ्लूइड का जो फंक्शन है वो ये है कि it reduces the friction on the surface of lung and it prevents the pleural membranes from further damage. I hope this page is clear to all of you. So now moving to next slide. अब हमने प्लूरल फ्लूइड की तो बात कर ली, प्लूरल मेम्ब्रेन्स की भी बात कर ली हमने, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा जो रेस्पिरेशन होता है या जो ब्रीदिंग होती है इन मैमल्स, वो होती है नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। अब आप पूछेंगे कि नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग क्या होती है, सो लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, पहले हम इसकी लेबलिंग करते हैं, उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसकी लेबलिंग ऐसे कुछ है। ये जो आपको दिख रहा है नेक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज ट्रेकिया, फाइन। उसके बाद ये वाली जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है जो कि लंग के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, ये है विसरल प्लूरा, जो कि इनर मेम्ब्रेन है, फाइन। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में ये डिस्कस कर लिया था। जो बाहर वाली है ये है पेराइटल प्लूरा, एंड दिस इज आउटर वन, ठीक है। अब ये जो कैविटी है इसको हमने क्या बोला? प्लूरल कैविटी, एंड दिस इज फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड, दिस इज नोन एज प्लूरल कैविटी which is filled with, pleural cavity is filled with pleural fluid, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड का क्या काम था? इट इज शॉक एब्जॉर्बर, प्लूरल फ्लूइड इज शॉक एब्जॉर्बर। अगर मान लीजिए अगर किसी ने किसी को धक्का मारा या फिर एकदम से टाइट ब्रेक लगाया, और अगर हम लीन डाउन होते हैं डैशबोर्ड पे अगर कार ड्राइव करते टाइम, तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको एकदम से एक सडन जर्क या शॉक मिलता है। तो उस टाइम हमारे जो मेन जो कोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उनको कौन सेव करता है? उनके अराउंड जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती है वो उनको सेव करती है। जैसे जो हार्ट होता है उसके अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर होती है पेरिकार्डियम की, वैसे यहाँ पे होती है प्लूरल मेम्ब्रेन्स। तो ये जो सारी मेम्ब्रेन्स होती है ना, ये सारी मेम्ब्रेन्स एक शॉक एब्जॉर्बर होती है, ठीक है। और ये क्या करती है? पहला फंक्शन तो इसका ये हो गया कि एक शॉक एब्जॉर्बर है, दूसरा फंक्शन ये है कि इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन और प्रिवेंट्स द डैमेज बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स ड्यू टू देयर रबिंग, फाइन। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे क्या होता है? एक इंट्रा प्लूरल प्रेशर, और ये जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है ना, ये एक नेगेटिव प्रेशर होता है, एक नेगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव प्रेशर होता है इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है -2.5 mm ऑफ Hg, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 757 mm ऑफ Hg, 757 mm ऑफ Hg या फिर -2.5 mm ऑफ Hg जो नेगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अंदर की साइड होता है वो होता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जैसे ना ये लंग है। अब ये लंग जो होता है ये इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है लाइक दिस,
ठीक है। और ये जो प्रेशर होता है इसको हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 760 mm ऑफ Hg विद इन द लंग्स। कहाँ, विद इन द लंग्स। ये कहाँ होता है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया, और यहाँ से एयर बाहर जाती है और एयर अंदर आती है। तो हमने क्या क्या डिस्कस करा कि लंग है, ट्रेकिया से स्टार्ट हो रहा है, विसरल प्लूरा है जो कि इनर लेयर है इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सरफेस ऑफ लंग, पेराइटल प्लूरा है जो कि विसरल प्लूरा के बाहर है ऑन द इनर सरफेस ऑफ रिब। इन दोनों के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेराइटल प्लूरा, दिस इज पेराइटल प्लूरा। और जो पेराइटल दिस इज नोन एज प्लूरल कैविटी। एंड जो प्लूरल कैविटी होती है इट इज फिल्ड विद प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड के दो फंक्शन होते हैं, पहला इट इज शॉक एब्जॉर्बर और दूसरा इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स। अब क्या होता है कि जो लंग होता है वो दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स पे एक टाइप ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जिसका वैल्यू होता है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। और इस जो प्लूरल कैविटी में ड्यू टू प्लूरल फ्लूइड एक इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है जो कि एक काइंड ऑफ नेगेटिव प्रेशर है। जो नेगेटिव प्रेशर क्या होता है ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 757 mm ऑफ Hg या फिर -2.5 mm ऑफ Hg, ठीक है। नाउ अब हम ये रीड करते हैं कि ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है और इस डायग्राम को थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फाइन, द प्रेशर present inside this pleural cavity is called intrapleural pressure. I hope it's done. Intrapleural pressure is always less than or negative to the air pressure inside the lung. ये बोल रहा है कि जो इंट्राप्लूरल प्रेशर था ये या तो कम होगा फ्रॉम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, कम ही है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर था 760 mm ऑफ Hg जबकि इंट्राप्लूरल प्रेशर था 757 mm ऑफ Hg, तो ठीक है, लेस देन ही है टू द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग। ये जो लंग के अंदर जो प्रेशर होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू द एयर प्रेशर, क्योंकि देखो एयर यहाँ पे अंदर आ रही है, ये लंग को फिल करती है, फिर इसमें लाइक बलून लाइक स्ट्रक्चर है ना, जैसे आप बलून फुलाते हैं उसमें हवा भरते हैं तो बलून का जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो बलून में जब आप फिल करते हैं बलून को, जैसे ये बलून है कोई, इसको में आप जब फिल करते हैं तो फिर बड़ा होने लगता है लाइक दिस, ठीक है। और जो प्रेशर होता है एयर का वो इसकी मेम्ब्रेन्स पे एक्सर्ट होता है लाइक दिस इन ऑल द डायरेक्शन। सिमिलर इज द केस इन द लंग एज वेल। इसमें भी क्या होता है, जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन इट्स बाउंड्री या फिर मेम्ब्रेन्स, ठीक है। और ये जो प्रेशर होता है जो कि एयर प्रेशर होता है, दिस इज 760 mm ऑफ Hg इज एयर प्रेशर। और जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है वो कम होता है कंपेयर टू इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर और एयर प्रेशर, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज नेगेटिव टू द एयर प्रेशर। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। दिस नेगेटिव प्रेशर प्रोटेक्ट्स द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब इस नेगेटिव प्रेशर की सिग्निफिकेंस क्या है हमारे मैमल्स में, वो ये है कि जो ये नेगेटिव प्रेशर होता है ना ये प्रोटेक्ट करता है लंग्स को फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब वो आगे चल के देखते हैं कि हाउ डज इट प्रोटेक्ट्स द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। फाइन, और ये मैकेनिज्म है नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग का, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप लेट मी एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स टू यू। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन इंस्पिरेशन वी इंक्रीज आवर थोरेसिक वॉल्यूम बाय एक्सपेंडिंग रिब केज एंड फ्लैटनिंग डायफ्राम, ठीक है। अब इसका एक डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेट मी शो यू, ताकि आपको शायद समझ में आ सके कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सी, मैं जूम करती हूँ फॉर मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ
ब्रीदिंग, ये वाला जो डायग्राम है ये हमारे को डिस्प्ले करता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के टाइम क्या होता है कि जो एयर होती है वो लंग्स में एंटर कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ऑन डिफरेंट प्लूरल मेम्ब्रेन्स। अब क्या होता है इसमें जो रिब्स और जो स्टर्नम होते हैं ना इंस्पिरेशन के टाइम, वो हो जाते हैं रेज, बढ़ गए, और जो डायफ्राम होता है वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब वो नीचे की तरफ पुल हुआ। तो अल्टीमेटली इससे क्या हुआ कि इसका एंटीरियर पोस्टीरियर जो वॉल्यूम था वो एक्सिस था वो भी बढ़ गया, और जो इसका डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस था वो भी बढ़ गया। ठीक है, मतलब ये वाली जो वर्टिकल जो स्पेस थी वो भी बढ़ गई और जो हॉरिजॉन्टल स्पेस थी वो भी बढ़ गई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो टोटल प्लूरल जो लंग के अंदर जो टोटल स्पेस थी वो बढ़ गई। तो जो टोटल लंग के अंदर अगर स्पेस बढ़ी, ठीक है, पर एयर मॉलिक्यूल्स तो जितने पहले थे उतने ही हैं। आ रही बात समझ में? रिब्स तो आगे की तरफ एक्सटेंड हुई, डायफ्राम नीचे की तरफ धंसा, तो अल्टीमेटली इसकी इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे, दोनों एक्सिस पे इसकी क्या बढ़ गई? स्पेस बढ़ गई। पर जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो तो पहले जितने ही थे, जबकि बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एयर मॉलिक्यूल्स थे वो ज़्यादा है। अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एयर मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो क्या होगा, जो एयर होगी वो कहाँ मूव करेगी? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। फाइन, और फिर हम इनहेल करते हैं तो एयर जो होती है वो हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है। अब मैं साथ के साथ आपको इसका ऑपोजिट सिनेरियो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वाला जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपिरेशन को। एक्सपिरेशन में क्या होता है कि जो रिब्स और जो स्टर्नम होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, और जो डायफ्राम होता है वो भी रिलैक्स हो जाता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। अब इस चीज़ से क्या हुआ कि ये जो वॉल्यूम था, जो नेट वॉल्यूम था लंग का, वो हो गया कम। अब क्या होगा, नेट वॉल्यूम कम हो गया पर एयर मॉलिक्यूल्स तो सेम थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो होगी हाई प्रेशर की, और जो बाहर वाली होगी वो होगी लो प्रेशर की। तो नाउ एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और फिर हम एक्सपायर कर देते हैं या फिर एक्सेल कर देते हैं। आई होप आपको मैकेनिज्म हल्का फुल्का समझ में आया होगा। अगर नहीं आया देन डोंट पैनिक, बिकॉज इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल। फाइन, ये मैंने आपको बस नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग का थोड़ा सा क्लू दिया है कि नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग क्या होती है और मतलब आप इसे क्या समझ सकते हैं। ठीक है, सो नाउ अब हम हमारे स्लाइड पे जाते हैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पे। आई होप डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे लिखा है, ऑन इंस्पिरेशन वी इंक्रीज आर थोरेसिक वॉल्यूम बाय एक्सपैंडिंग रिब केज। हमने देखा था जो रिब केज था वो बाहर की तरफ गया, इट इज़ एक्सटेंडेड पोस्टीरियरली and not posteriorly, it is expanded anteriorly, outward and upward। ये क्या होता है कि जो रिब केज होता है वो जाएगा आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, एंड फ्लैटनिंग डायफ्राम, और जो डायफ्राम होगा वो जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, टोटल जो हमारी इंट्रा पल्मोनरी स्पेस थी या वॉल्यूम थी वो बढ़ गई। ठीक है, एज अ रिजल्ट लंग्स एक्सपैंड and their volume increases but the molecules of air in them remain same। I hope आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैंने डायग्राम में बता दी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ इन दिस कंडीशन प्रेशर डिक्रीजेस, क्योंकि वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा, सिंपल सी केमिस्ट्री है। फाइन, एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और हम क्या कर देते हैं, इनहेल। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब जो क्लिनिकल जो एसोसिएटेड है इस प्लूरल मेम्ब्रेन और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग के साथ, वो है प्लूरेसी। अब प्लूरेसी क्या होती है? प्लूरेसी इज नथिंग बट इट इज सिंपली द इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। अब जो प्लूरल मेम्ब्रेन हमने बनाई थी, जैसे मैंने यहाँ पे भी एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, ये मैं आपको इसके थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि प्लूरेसी में एक्चुअली होता क्या है। अब ये जो है, जैसे ये हो गई हमारी पेराइटल प्लूरा। ठीक है, दिस इज आर पेराइटल प्लूरा एंड दिस इज आर विसरल प्लूरा। फाइन, अब जो पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच की जो कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। ठीक है,
और जो प्लूरल कैविटी होती है वो फिल्ड होती है किसके साथ? इट इज फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, अब जो प्लूरल फ्लूइड है इसका हमने बताया था इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉक एब्जॉर्बेंस, और दूसरा इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ टू लेयर्स। अब अगर इस इन्फ्लेमेशन हो जाए इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स का तो वो उसकी वजह से क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन द अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ प्लूरल फ्लूइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लूरल फ्लूइड का एक्सेस में अक्यूमुलेशन हो जाएगा, एक्सेस अक्यूमुलेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। फाइन, तो उस वजह से क्या होगा? एक तो प्रेशर इंक्रीज हो गया ड्यू टू फ्लूइड, फ्लूइड बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ गया ऑन दीज प्लूरल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? पेन होगा और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। वही लिखा है मैंने ऊपर। ठीक है, आई होप प्लूरिसी इज क्लियर। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, क्या बोलते हैं, स्लाइड। नाउ दीज आर पॉइंट्स टू पॉन्डर। ये कुछ एक्स्ट्रा गोल्डन की पॉइंट्स हैं जो कि मतलब कोई ऐसे जो स्टेट पीएमटीज होती थी पहले उनमें पूछे जाते थे, तो थोड़ा सा बस एक रिव्यू कर लेते हैं हम इन पॉइंट्स को। अगर आपको याद रहते हैं देन वेल एंड गुड, इन केस नहीं भी रहते हैं तो इतना कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। जस्ट रीड देम and try to remain try to recall them again and then so that you can retain them. Fine, so it has been written कि जब when someone is born, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जो lungs होते हैं ना वो पिंक इन कलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जैसे जैसे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में आते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं उनका जो कलर है ब्लैक तो कम्प्लीटली नहीं बोलेंगे बट पिंक से डार्क होना स्टार्ट कर जाते हैं। फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्यूइंग करते हैं या फिर ऐसे ज़्यादा एक्सटर्नल पॉल्यूटेड सिटीज़ या इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनके जो लंग्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो धीरे धीरे डार्कन होने लग जाता है और फिर वो ब्लैक हो जाते हैं। फाइन, अब जो मसल्स होती है ना वो हमारे लंग्स में एब्सेंट होती है। ठीक है, अब जो हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग की बात कर रहे थे वो हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें मसल्स नहीं प्रेजेंट होती है। तो मसल्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या काम नहीं कर पाएंगे हमारे लंग्स? सेल्फ एक्सपेंशन। अगर मसल्स होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके जो पोजीशनिंग या फिर जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स है उनको मतलब चेंज कर सकती थी। पर अब क्योंकि हमारे लंग्स में तो मसल्स है नहीं तो हमारे को जो सेल्फ एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी है वो एब्सेंट है हमारे लंग्स में, ह्यूमन लंग्स में, हमारा मतलब ह्यूमन लंग्स में, एंड कॉन्ट्रैक्शन इज एब्सेंट इन लंग्स। अब इसी चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए जो हमारे डायफ्राम है और जो रिब्स हैं वो रोल प्ले करते हैं और यहाँ से जो नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग है उसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि जो मैमेलियन लंग्स होते हैं वो सॉलिड है, हॉलो नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी इन माई लास्ट वीडियो कि वो सॉलिड होते हैं। ये एमसीक्यू में कंफ्यूज किया जाता है कि सॉलिड है कि हॉलो है और बच्चे भूल जाते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो S3, सॉलिड, संकन एंड स्पॉन्जी। फाइन, अब जो मैमल्स होते हैं उनमें नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा इंस्पिरेशन क्या है? एक्टिव प्रोसेस। हमें इंस्पायर करने के लिए हमें एक्टिवली हमारे रिब्स और स्टर्नम को फॉरवर्ड पुश करना पड़ता है और डायफ्राम को डाउनवर्ड्स पुश करना पड़ता है। और जो एक्सपिरेशन होता है वो हमारा पैसिव प्रोसेस होता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो इंस्पिरेशन का जो रिफ्लेक्स है उसके बाद जो एक्सपिरेशन हो जाता है और उसमें क्या होता है कि जो हमारा डायफ्राम होता है वो अपवर्ड पुल हो जाता है और जो हमारे स्टर्नम और जो रिब्स होते हैं वो पीछे की तरफ चले जाता है। डायफ्राम चला गया ऊपर और स्टर्नम और रिब्स चले गए पीछे की तरफ। ठीक है, तो हमारा एक्सपिरेशन क्या है? पैसिव प्रोसेस। अब इसमें फ्रॉग पहले बहुत एक्सक्लूसिवली पूछा जाता था टिल 2014 के बाद जो फ्रॉग से क्वेश्चन है वो आना बंद हो गए। उसके बाद 17 में और 19 में अगेन रिपीट हुए थे बट बेसिकली वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पूछे गए थे। ठीक है, अब इसमें जो फ्रॉग है इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, जो फ्रॉग होता है उसमें हम बेसिकली ह्यूमन बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेट करते हैं। एम्फीबियन प्रैक्टिकल्स में पढ़ाया जाता था, पहले 11th-12th में भी पढ़ाया जाता था, फ्रॉग का डाइसेक्शन होता था, पर अब ड्यू टू एनिमल राइट्स ये बैन कर दिया गया। अब अगर हम कंपेयर करें
तो फ्रॉग में पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है, उसका जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है वो नेगेटिव नहीं होता उसके इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर के कंपैरिजन में। तो एक बार बस ऐसे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आंखें मार लेना इस पे भी, ठीक है, और याद रहे तो ठीक है, वैसे याद रह सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। सो नाउ वी आर डन विद अ टॉपिक लंग्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड with this we have completed all the structures of the respiratory system. In our next video we will discuss the mechanism of breathing. So before winding up, I would like to mention the NCERT lines regarding this video of mine. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, let me zoom in. यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये केवल इतनी सी 4 लाइन, ये आपको मेरी जो 5 स्लाइड्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा उसका क्रक्स इस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आई होप आप ये रीड कर लेंगे और आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, जो मैंने लास्ट एक्सप्लेनेशन दिया वो इसमें लिखा हुआ है। फाइन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।